हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का। तो कल वाले वीडियो में, यहीं से पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा इंटर वॉर इकोनॉमी देखी थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हमने एक इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करी थी। ठीक है, बाद में हमने आपको बताया था कि जो यूएस था उस टाइम पे वो कैसे लोन दे रहा था ब्रिटेन को, और यूएस की जो इकोनॉमी थी वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, डोमिनेट कर रही थी। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बाद में हमने पोस्ट वॉर रिकवरी भी देखी। आज हम बात करेंगे कि ये जो यूएसए इतना डेवलप हो रहा था, यूएसए की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही थी, यूएस इकोनॉमी बेसिकली वो कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी। बिकॉज वहाँ पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। अभी आएंगे इस बारे में, बट उससे पहले अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर सकते हो बिकॉज एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। और ये जो 2023 वाला प्रीलिम्स हुआ था वहाँ पे किसी का भी कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह काम नहीं आई थी। और हम आपको ये गारंटी दिलाते हैं कि अगर आपने सर की बात मानी, डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे, क्योंकि इस बार के प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों ने हमारे वाइश आईएएस से 90+ स्कोर करा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। सो हरी अप गाइस, लेट मत करो, आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट रुकना आप लोग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। जो यूएस की रिकवरी थी वो बहुत जल्दी हुई। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने वॉर के बाद सुना, यूएस एक टाइम पे लोन दे रहा था, ठीक है, पूरे ब्रिटेन को। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यूएसए में उस टाइम पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था ना। अभी ये क्या होता है, सारे लोग जो थे, जब लेट 19th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड आया तो यूएसए के सारे लोगों ने मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। एक एग्जांपल समझो, आजकल आप जो फोर्ड कार देखते हो ना, उस टाइम पे कार मैन्युफैक्चरर थे हेनरी फोर्ड, उन्हीं के नाम पे इस कार का नाम पड़ा है और उन्होंने ही इसको इन्वेंट करा है। तो जब वो गए, मीन्स उन्होंने एक फैक्ट्री में गए होंगे, वो उन्होंने देखा फैक्ट्री, मैंने बताया था ना आपको कि एनिमल्स को स्लॉटर करा जाता था। ठीक है, पहले एनिमल्स को कैरी करा जाता था पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे। फिर फैक्ट्री से दूसरी जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, वॉट। ठीक है, बाद में रेफ्रिजरेटर्स का इन्वेंशन हुआ। मतलब उन लोगों को लगा कि एनिमल्स ख़राब हो जा रहे हैं, अगर ये सी के थ्रू जाएंगे तो इनका वेट लॉस हो जा रहा है, वो अनफिट हो रहे हैं खाने के लिए। तो बाद में इन लोगों ने फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में ये लोग क्या करें, रेफ्रिजरेटेड शिप्स इन लोगों ने बनाए और फैक्ट्री में ही एनिमल्स को स्लॉटर करके हर एक कंटेनर में जल्दी जल्दी रखते थे। तो जब ये जाते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं, शिकागो में एक स्लॉटर हाउस होता है बेसिकली, वहाँ पे ये देखते हैं। आजकल आप देखते हो ना, जब कुछ चीज़ें बनती हैं किसी भी फैक्ट्री में तो वो कैसे होता है, ऊपर से चीज़ें आती रहती हैं और बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे लाइन से ही, बहुत कम डिस्टेंस पे लाइन से ही बहुत लोग रहते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं सबको इकट्ठे एक साथ करते जाओ। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे बिस्किट्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी बिस्किट का आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो बिस्किट बन रहा है, मान लो कहीं से आ रहा है वो, तो यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा होगा कि उस बिस्किट को यहाँ से नीचे पैकेट में डाले, ठीक है, या फिर कुछ और करे, फिर आगे वो पास करते जाएगा, फिर वहाँ पे पैकिंग होगी, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए होता है। तो जब ये हेनरी फोर्ड ने देखा तो इनको लगा कि हमें भी यही करना चाहिए और हम भी कुछ ऐसा वाला सिस्टम ले करके आएंगे जिससे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये देख रहे थे स्लॉटर हाउस में सारी की सारी चीज़ें बिना टाइम वेस्ट किए हो रही थी, किसी को 1 सेकंड का टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो पहले का क्या सीन था, जब इनके ये जो हेनरी फोर्ड है, जब इन्होंने कार मैन्युफैक्चर करना शुरू करा तो इनके इंडस्ट्री में, आप कह सकते हो, जितने भी पहले वर्कर्स काम करते थे उनको उतनी तकलीफ़ें नहीं होती थी, उनको उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। पहले वो लोग ब्रेक ले सकते थे, चाय वाय पीने जा सकते थे। बट अभी क्या हुआ, जैसे ये देख के आए तो इन्होंने भी वहाँ पे अपने इंडस्ट्री में आकर के ना कुछ ऐसा सिस्टम चालू कर दिया, एक असेंबली लाइन का सिस्टम चालू कर दिया। बेसिकली असेंबली लाइन मतलब वही लाइन से लोग खड़े हुए हैं, ऊपर से कोई चीज़ें आ रही है, फिर बगल से कोई चीज़ आ रही है बहुत ही तेज़ स्पीड में, आपके पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं बचेगा, आपको उसको पैक करना है या फिर आपको आपका जो भी ड्यूटी है आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने व्हीकल्स को बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही चीपर वे में बनाना इन्होंने शुरू करा। आप देखोगे जब ये चीज़ें हुई तो वर्कर्स को एक लिमिट से ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगी, बिकॉज उनको 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं मिलता था, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। अगर किसी को कहीं जाना भी है तो भी नहीं जा सकता था। एज अ रिज़ल्ट हेनरी फोर्ड ने क्या 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 करा, इससे क्या हो रहा था, देखो, उनकी कारें तो डेवलप हो रही थी,
मार्केट में आ भी रही थी, प्रॉफिट भी हो रहा था, बट जो वर्कर्स थे वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए कि उन्होंने खुद ही मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे, इतना नहीं हो पाएगा हमसे। तो हेनरी फोर्ड ने उस टाइम पे सोचा कि ऑब्वियसली बात है, जब इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद कौन ही चाहेगा कि उसका बिजनेस खत्म हो जाए। तो इन्होंने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी और जो उसके वेजेस थे उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके वेजेस बढ़ा रहे हैं, हम आपको एक दिन का $5 देंगे। और ये जनवरी 1914 की बात है। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, अगर कोई एक दिन का $5 दे रहा है तो। एट द सेम टाइम उन्होंने ट्रेड यूनियन को बैन कर रखा था। उसके बाद आप देखोगे हेनरी फोर्ड ने अपने हाई वेजेस को रिकवर करा, बट ऐसा नहीं है कि जब वो $5 दे रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, नहीं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा था, बिकॉज उसी हिसाब से उनकी कारें भी डेवलप हो रही थी। अब जैसे ही इन्होंने $5 देने का डिसीजन लिया और इन्होंने अनाउंस करा कि अब हम हर दिन का $5 देंगे, भारी से भारी मात्रा में वर्कर्स आए, बहुत लार्ज अमाउंट में जो वर्कर्स थे वो आए, बिकॉज वर्कर्स के पास पहले से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। और वर्कर्स ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में क्यों काम करने जाएगा। जो नॉर्मल वर्कर्स हुआ करते थे और वो लोग वहाँ काम करते थे। तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वर्कर्स आए और उनकी कार मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुई, बहुत लार्ज स्केल पे भी कार मैन्युफैक्चर होने लगी, मार्केट में आने लगी, एंड ऑब्वियसली बात है इनको प्रॉफिट हो भी रहा था। ठीक है, तो ये असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया और यूएस की इकोनॉमी 1920 में ऐसे जाके बूस्टअप हुई। और आप समझ लो, ये मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ऐसे बहुत सारे से एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, बट अभी यहाँ पे एक ही जानो, एक ही से काम चलाओ। ऐसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर यही सारे काम हो रहे थे। बस कार बनाने का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें भी थी, ऑक्यूपेशन अलग अलग थे लोगों के। बट हाँ, ऐसे करते करते यूएस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। जो तभी तो यूएस ब्रिटेन तक को लोन देने के लिए रेडी था और बहुत ज़्यादा लोन दिया भी। बट आप देखोगे उसका जो ये लोन देने का तरीका था और उसके जो बाकी सारी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया। वो कैसे आ गया, हम वो उसके बारे में भी थोड़ी देर में आएंगे उस पर। और ये जो उनकी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस थी ना, वो पूरे यूएस में स्प्रेड हो गई। ये जो कार बनाने वाली टेक्निक थी वो, इसको कॉपी करा गया इंग्लैंड में, मींस यूरोप में कॉपी करा गया मिड 1920 में। जो मास प्रोडक्शन थी उसने मतलब कॉस्ट को कम रखा, जो प्राइस थे, इंजीनियर जो गुड्स बन रहे थे उसके प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा रखा, बिकॉज ऑफकोर्स प्रॉफिट सबको चाहिए होता है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप उसका कॉस्ट बढ़ाओगे ही, जाहिर सी बात है। बट फिर भी जो वर्कर्स थे उनको हाई वेजेस मिल रहा था, तो उन लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेसिकली दिक्कत तो आ ही रही थी, बट कोई बात नहीं, अब जब इतना पैसा मिल रहा है, उनका लिवलीहुड चल रहा है, वो आराम से, उनके पास फ्रीडम है, वो आ जा सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बीच बीच में उन्होंने ब्रेक देना भी स्टार्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं है, आप इस टाइम का, इतने टाइम का ब्रेक ले सकते हो। तब जा करके कहीं वर्कर्स मारे थे। जो कार का प्रोडक्शन था यूएस में, वो 2 मिलियन से 1990 में वो 2 मिलियन था, 1929 में वो 5 मिलियन हो गया। सोचो, इतनी जल्दी इतनी भारी मात्रा में कार का प्रोडक्शन हुआ। इस लेवल की वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थी और इस लेवल का डिसिप्लिन बना करके उन लोगों ने कार का मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था। सिमिलरली आप देखोगे वहाँ पे जब अभी मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा जगह पे हो रही थी यूएस में, ऐसा नहीं थोड़ी ना था कि बस कार ही मैन्युफैक्चर हो रही है। फ्रिज थे, वॉशिंग मशीन्स थी, रेडियोज़ थे, ग्रामोफोन प्लेयर्स थे, जितने भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ वीकली या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो प्रिपेयर हो रही थी और लोग उसको मीन्स ईएमआई पे भी खरीदते थे उसको। और जो डिमांड थी रेफ्रिजरेटर्स की, वॉशिंग मशीन्स की, बाकी सारी जो भी घर की चीज़ें हैं, उसकी डिमांड बढ़ने लगी जस्ट बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी। डेवलपमेंट होगी तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो लोगों में एक मटेरियलिस्टिक व्यू आएगा कि हमें ये भी चाहिए, इसके घर पे, हमारे घर पे क्यों नहीं है। आज ऑब्वियस सी बात है, यूएस के हर घर में कारवार होंगी। इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आप यूएस चले जाओगे तो वहाँ पे अगर किसी एक के घर में कार नहीं होगी तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत गरीब है। बट यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हाउसिंग थी और जो कंज्यूमर बूम थे वो 1920 में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगे। इन्होंने एक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर दिया था यूएस में, लार्ज इन्वेस्टमेंट होने लगे थे। और जितने भी ये हायर एम्प्लॉयमेंट वाली साइकिल है, मींस हायर एम्प्लॉयमेंट, इनकम, जो कंजप्शन बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जितनी भी ये थी सब एक साइकिल में चलने लगी थी। आप देखोगे 1923 में, एक सेकेंड, आप देखोगे 1923 की मैं बात करूँ अगर, तो जो यूएस का जो एक्सपोर्ट था, नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट, 1923 में जो यूएस था वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओवरसीज़ लेंडर बन गया था। जो यूएस के इंपोर्ट्स थे, जो कैपिटल एक्सपोर्ट्स थे, वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। मतलब जिन्होंने यूरोप को भी अपने रिकवरी में हेल्प करा था, वर्ल्ड ट्रेड में भी उसको, ठीक है, आने वाले अगले 6 सालों में बहुत हेल्प करा था यूएस ने। फिर मतलब कुल मिला जुला के आप समझो, यूएस में इसी तरह से मास प्रोडक्शन के बेसिस पर ही सारी की सारी डेवलपमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से जो यूएस था वो बाकी के कंट्रीज़ को, मींस लाइक ब्रिटेन को हेल्प कर रहा था, स्पेशली ब्रिटेन को, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का बहुत लॉस हुआ था। आगे बात करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन की। अच्छा,
इतना सारा चीज़ें होने के बाद द ग्रेट डिप्रेशन आया कहाँ से, 1929 में आया था, 1930 तक ही चला। इस वाले टाइम पीरियड में जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया, इनकम और ट्रेड भी था वो भी सबका सब मतलब आप समझ रहे हो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। एक डिवास्टेटिंग कंडीशन आ गई थी, लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। जो टाइमिंग और जो इम्पैक्ट था डिप्रेशन का वो पूरे कंट्री में फैला हुआ। ये यूएसए में था बट उसके जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुए, ऐसा नहीं था कि यूएस में है तो बस यूएस की इकोनॉमी बर्बाद होगी, नहीं, हमारे इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा असर हुआ था। अभी बात करेंगे, आएंगे इंडिया पे भी, पहले हम यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इन जनरल देखो ना तो जो एग्रीकल्चरल रीजन थे जो यूएसए के और जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ थी वो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। बाकी लोग भी हुए थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी लोग इस वॉर से इस ग्रेट डिप्रेशन से वो अफेक्ट नहीं हुए थे, बट जो एग्रेरियन पॉपुलेशन थी यूएस की वो बहुत ज़्यादा हुई थी, बिकॉज एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि देखो डिमांड भी ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, बढ़ाएंगे ये लोग, डिप्रेशन आया, इकोनॉमी सबकी ख़त्म हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो लोग डिमांड क्या करेंगे, लोग तो भूखे मर जाएंगे ना। ये वाला हालत हो गया था वहाँ पे। जो डिप्रेशन है वो किस वजह से हुआ था, देखो बहुत सारे से रीजन्स हैं सॉरी। पहला रीज़न तो ये है कि इन्होंने बहुत सारे लोन वोन दे रखे थे, अपने आप को समझ रहे थे कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो हम लोन वोन दे देंगे। दिक्कत इस वजह से भी हुई। मेन रीज़न ये है कि जो एग्रीकल्चर था ना उसका ओवर प्रोडक्शन कर दिया इन लोगों ने। क्या हुआ, जब खेती वेती ज़्यादा हुई, ठीक है, लोगों के पास मतलब लोग तो चाहते ही थे खरीदना बट उनके पास पैसे नहीं थे। द ग्रेट डिप्रेशन क्यों ही नाम रखा है, बिकॉज वहाँ पे एक रोटी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो जैसे ही ये प्राइसेस वगैरह सब बढ़ने लगे, जब लोग नहीं खरीदते थे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस कम भी हुए, बट उसके बाद भी जैसे ही प्राइसेस कम हुए किसानों को नुकसान हुआ, ठीक है। जैसे ही एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइन हुई, जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्रोडक्शन को एक्सपांड करना चाहा। क्या करके, वो लोग ये चाहते थे कि अब जो मेरे पास सारा भी सरप्लस वगैरह हुआ है हम सब वो मार्केट में लेकर के आएंगे। तो मार्केट में ले आके क्या करोगे जब कोई खरीदने वाला होगा ही नहीं। तो ये हो गया, ये एक मेजर प्रॉब्लम रहा, एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन हो गया। इसको ओवर प्रोडक्शन तो आप नहीं बोल सकते हो सकता है हुआ भी होगा, बट फिर भी अगर वहाँ पे कोई नहीं ले रहा, जो पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर वही नहीं खरीद रही है तो रिच पीपल वहाँ पे कितने होंगे। ऐसा तो नहीं था ना कि पूरा यूएसए ही पूरा रिचेस्ट वहाँ पे लोग हुआ करते थे, नहीं, वहाँ पे जो अमीर लोग भी हुआ करते थे ना उनके पास भी क्राइसिस आए थे इस टाइम पीरियड में। उसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने इन्वेस्टमेंट करे थे लोन्स के थ्रू यूएस से, मतलब यूएस ने बहुत सारे लोगों को लोन दे रखा था जस्ट बिकॉज क्यों, अभी मैंने बताया ना कि जो वॉर लोन्स थे इनकी वजह से भी यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो इन्होंने क्या करा, ये लोग ना बहुत जल्दी पैनिक करते थे। मतलब एक तो ऐसा है सीन है यहाँ पे कुछ ऐसा था कि अगर इनके पास है तो वो बहुत ज़्यादा उस मनी से बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट कमा लेंगे, और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो बहुत जल्दी पैनिक भी करते थे। दिक्कत ये हुई, यूएस ने बहुत लोगों को लोन दे रखा था, बहुत सारे कंट्रीज़ वगैरह को भी। जैसे ही उन लोगों को दिखा कि 1928 वाला जो टाइम पीरियड था, फर्स्ट हाफ ऑफ द 1928 के बारे में अगर आप बात करो, तो उन लोगों को दिखा कि यहाँ पे तो हमारा इकोनॉमी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन टाइप का आ रहा है, ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, जिनको अपना लोन दिया था उनको बोला आप मेरे पैसे वापस दो। अब आपने किसी बैंक में अपने पैसे जमा करे हैं बहुत सारे से, और अगर आपको पता चले कि ये बैंक यहाँ से भाग जाने वाला है, ये बैंक यहाँ पे अब नहीं टिकेगा, ठीक है, आप क्या करोगे, आप एक ही बार बैंक के पास जाओगे, सारे बोलोगे कि आप मुझे मेरे पैसे दे दो बैंक को। अभी बैंक के पास नहीं होंगे ना इतने, अगर आपने मिलियन बिलियन में रखा है, ठीक है, तो फिर बैंक आपको इतना जल्दी नहीं दे पाएगा इतने सारे पैसे। वही हालात यहाँ पे भी हुए। लगभग इन्होंने $1 बिलियन तक दे रखे थे, जिसमें से 750 मिलियन अक्रॉस आप समझ सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो 700 बिलियन डॉलर्स ऐसे थे जो इन्होंने वापस से रिकवर कर लिए। बाद में ये जो जब इन्होंने लोन लिया ना, इस वजह से जिस कंट्री को उन्होंने लोन दिया था, जब इनसे वो लोन वापस लिया यूएसए ने, उसके बाद उन सारे कंट्रीज़ का उस पर भी बैड इफेक्ट आने लगे। उनको भी डिफरेंट वे में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जांपल इसका इफेक्ट यूरोप में ज़्यादा हुआ था, क्योंकि यूरोप को बहुत ज़्यादा लोन दे रखा था, जिस वजह से यूरोप में जितने भी बैंक्स वगैरह थे वो कोलैप्स हो गए, जितने भी करेंसीज थी वो ख़त्म हो गई। ब्रिटिश पाउंड जो स्टर्लिंग थी उसका भी अब कुछ खास बोल वाला रहा था नहीं। लैटिन अमेरिका में आप देखोगे जो एग्रीकल्चरल और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो स्लम्प होने लगे। यूएस का जो इम्पैक्ट है अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स उसने क्या करा, उसने बोला कि आप जो इम्पोर्ट करवा रहे हो आप उस पर टैरिफ ड्यूटी लगवाओ। आप तो ये जो गवर्नमेंट थे यूएस की, उन्होंने दोगुना टैरिफ ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी, जिस वजह से यूएस ने अपने आप को आइसोलेट करके रख लिया। जब टैरिफ बढ़ाओगे तो कौन ही आप अपना सामान आपके देश में पहुंचाएगा,
आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप वहीं पे ड्यूटी लगा रहे हो, तो आपके मार्केट के लिए ही वो सारे सामान आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बदले में आप उनको पैसे वैसे दोगे भी, बट ठीक है आपके पास क्राइसिस आया है, आप टैरिफ वगैरह डबल कर सकते हो, बट फिर भी जब इन्होंने ये टैरिफ वगैरह डबल करा इंपोर्ट पर, जब इन्होंने टैक्सेस वगैरह इम्पोज करना शुरू कर दिए, हाई टैक्सेस, तो आप देखोगे जितने भी मार्केट थे यूएस के, उसके लिंक जो थे, कनेक्शन जो थे, वो बाकी मार्केट से जो कॉन्टैक्ट थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद यूएस ने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया कि कोई बात नहीं, हम अपना कमाएंगे खाएंगे, वॉट जो भी आप ऐसे पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा करो, वरना समझ में नहीं आने वाला हिस्ट्री। यूएस जो था वो हमेशा से एक इंडस्ट्रियल कंट्री भी रहा था, अभी भी है, ठीक है। उस टाइम पे की अगर मैं बात करूँ तो जो यूएस था वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री भी था। तो जैसे ये प्राइसेस गिरे, इनका जो डिप्रेशन था ना, मीन्स यहाँ पर जो क्राइसिस थे वो और ज़्यादा बढ़ने लगे, और इन्होंने अपने आप को आइसोलेट भी करके रखा था। तो जो यूएस के बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए, जो डोमेस्टिक लेंडिंग ये लोग दिए थे लोगों को, इवन पहले मैंने आपको बताया कि जो कंट्रीज़ को दिए थे वो वापस ले रहे थे, अब इन्होंने जो घर घर में दिए थे अब वो भी वापस ले रहे थे। अब सोचो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्होंने जो दे रखे हैं, घर तक दे रखे हो, घर में अगर पैसे आप किसी को दे रखे हो, किसी लार्ज लैंड ओनर को पैसे दे रखे हो, तो आपको पैसे कहाँ से देगा, उसके पास खुद ही नहीं है। तुम्हारे कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं तो वो कहाँ से देगा आपको पैसे, बट स्टिल कोई बात नहीं है। ये भी एक इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो फार्मर्स थे उनको अपने सारे लैंड वगैरह सेल करने पड़े, और उसके बाद भी ये हार्वेस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया। जो हाउस होल्ड थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, सबके जो बिजनेसेस थे वो सारे कोलैप्स हो गए। सारे इनकम के फेल होने की वजह से जो हाउस होल्ड थे यूएस में, उन्होंने कभी लोन दे ही नहीं पाया जो लोन उन्होंने लिया था। अब वो लोन किसी से भी लिया हो, चाहे यूएस के गवर्नमेंट से लिया हो या फिर किसी और से लिया हो, कभी वो लोग लोन दे ही नहीं पाए, और उल्टा उनको लोन लेने के लिए और मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने घर वर बेच दिए, जिनके पास कार वार थी, जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे, जो कुछ भी थे, सबके सब उन्होंने सेल कर दिए। आप देखोगे अगर वहाँ पे कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती थी, मतलब इस बीच तो नहीं हो रही थी, बट उस टाइम पे आप देखोगे ना, कैसे कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती थी, यूएस की जो जितनी भी पॉपुलेशन है सब उसको लेने में लग जाती थी। मान लो यहाँ पे जैसे कार की मैंने बात करी, आपने देखा ना कार की जो प्रोडक्शन थी, जैसे ही मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो कार की जो बिक्री थी वो कितनी जल्दी बढ़ रही थी। ऐसे हर जगह पे नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि यूएसए में अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ, तो अगर कोई चीज़ें हो रही हैं ना लार्ज स्केल पे, तो वो लोग बहुत जल्दी मतलब फैसिनेट होते थे उसको देख करके। बाद में अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी आती थी तो बहुत जल्दी, उतनी जल्दी वो लोग पैनिक भी कर जाया करते थे। आप इसको ऐसे समझो, यूएस की बैंकिंग सिस्टम इस तरीके से इस हद तक कोलैप्स हुई थी कि वो लोग जो अपना खुद का वो लोग जो लोन लिए थे वो रीपे नहीं कर पा रहे थे। थाउजेंड ऑफ जो बैंक थे वो बैंकरप्ट हो गए थे, वो बंद होने वाले थे, उनको फोर्स भी करा गया बंद होने के लिए, बिकॉज अगर बैंकरप्सी वाली हालात हो चली ना तो आम जनता उनको छोड़ती नहीं। जो आप समझो 1933 से लेकर के 1933 वाला जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे 4000 बैंक थे जो बंद हो गए थे। 1929 से 1932 वाला जो टाइम पीरियड था उसमें कम से कम 1 लाख तक की कंपनीज थी वो बंद हो गई थी। 1935 वाला जो टाइम पीरियड था वहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक रिकवरी हुआ था इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में। बाकी हाँ, जो ग्रेट डिप्रेशन है उसके सोसाइटल वे में आप देखो, पॉलिटिकल वे में देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस पे देखो, यूएस के साथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, लोगों के माइंड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। अभी हम बात करेंगे इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। बात करेंगे इंडिया अंडर ग्रेट डिप्रेशन की। देखो अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में भी इसका एक सीवियर इफेक्ट देखने को 19th सेंचुरी में कॉलोनियल इंडिया हुआ करता था पहले, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर ही रहे थे। तो यहाँ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, ट्रेड यहाँ का भी कोलैप्स हो गया। जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं था कि हम यूएस से कभी कुछ चीज़ें लेते ही नहीं थे, ऑब्वियसली बात है हमारा भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता था, और इंडिया का जो इम्पोर्ट था और जो एक्सपोर्ट था दोनों ही कम हो गया बिटवीन 1928 से लेकर के 1934 वाला जो टाइम पीरियड था। इस वाले टाइम पीरियड के बीच में जो प्राइसेस थे वो क्रैश होने लगे। जो इंडिया में जो प्राइस थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डिक्लाइन में जाने लगी। ये वाला जो टाइम पीरियड था, वीट के प्राइसेस थे इंडिया में वो 50% तक कम हो गए थे। जो पीजेंट थे और जो फार्मर्स थे उनको एक लिमिट से ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि जो अर्बन डवेलर्स हैं वो सफ़र ही नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो अर्बन डवेलर्स थे, जो अर्बन सिटीज़ में रहते थे, उनको भी सफ़र करना पड़ता था, बट जितना पीजेंट्स और जो फार्मर्स थे वो जितना इससे सफ़र कर रहे थे उतना अर्बन डवेलर्स नहीं कर रहे थे। उनके पास थोड़ी बहुत ढंग की सिचुएशन थी, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी, मेजर जो पॉपुलेशन था पहले इंडिया का वो तो एग्रेरियन ही था ना, ठीक है। आज भी आप देखोगे तो अभी तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बट फिर भी आज भी कहीं पे भी चले जाओ ये सब चीज़ें होती ही हैं। खेती बाड़ी करना लोगों ने बंद नहीं करा है, और एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी वो कम होने लगी। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने
मना कर दिया कि हम जो रेवेन्यू का डिमांड है हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि आप हमारा रेवेन्यू एटलीस्ट कम कर दो, हम पे नहीं कर पा रहे हैं इन सारे क्राइसिस की वजह से। बट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कम करेंगे, तुमको जो करना कर लो, हमें हमारा टैक्स चाहिए, बिकॉज ये लोग भी लॉस में जा ही रहे थे उस टाइम पीरियड में। आप देखोगे वर्ल्ड मार्केट में जो इंडियन पीजेंट्स थे उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ, अगर बात करें यूएस के कंपैरिजन में। तो हाँ, यूएस में तो ऑब्वियसली बात है बहुत सीवियर इफेक्ट हुआ होगा, एज वहीं पे सारी चीज़ें हुई हैं, बट ऐसा नहीं था कि इंडिया में बहुत कम अफेक्ट हुआ था। एग्जांपल लेते हैं जूट के प्रोड्यूसर्स के बंगाल में, जो वो लोग ना रॉ जूट को कल्टीवेट किया करते थे, बाद में वो लोग एक्सपोर्ट करा करते थे। एक्सपोर्ट जूट नहीं करा करते थे, फैक्ट्री में जाता था ये जूट और वहाँ पे गनी बैग्स बनते थे। जैसे ही ये सारी चीज़ें बंद हुई, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आए, हमारी कंट्री भी हमारी कंट्री भी अफेक्ट हुई उससे। तो ये जो जूट का प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया, क्योंकि गनी बैग्स की अब रिक्वायरमेंट किसी को थी नहीं। यहाँ पे लोगों के खाने के लिए कुछ है नहीं, और आप जूट का प्रोडक्शन करके गनी बैग बनाओगे और आपको लगेगा कि वो गनी बैग लोग आपसे खरीदेंगे, तो आप बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अगर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो वो बैग खरीदने नहीं जाएंगे। ओके, जो पीजेंट्स थे वो इस होप में जूट को और ज़्यादा कल्टीवेट करने लगे कि चलो ठीक है, कभी ना कभी तो ये लोग लेंगे ही। बट फिर एक आपको स्टेटमेंट मिलेगा आपकी बुक में, पोएम टाइप का लिखा हुआ है कि आप कितना भी उसका जस्ट इतना मतलब है आप कितना भी कल्टीवेट कर लो, अभी हम लॉस में हैं और अभी हम लॉस में ही चलेंगे, हमसे जूट कोई लेगा है नहीं। तो ऐसे करते करते आप देखोगे ना, जूट का जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत एक हद तक कम हो गया था। ठीक है, पूरे इंडिया भर में जो पीजेंट्स थे वो कर्ज में डूबते चले गए। वो अपने जितने भी सेविंग्स थे, जितने भी लैंड थे, जो काम यूएस वालों ने करा था, लाइक अपने हाउस होल्ड वगैरह, घर वगैरह को, जितना भी कार जो भी था उनके पास, उन सबको सेल करना, इंडियंस ने भी वही करा। अपने जितनी ज़मीनें वगैरह थी, ज्वेलरीज वगैरह जो थे, प्रेशियस मेटल्स वगैरह थे, उन सबको बेच दिया अपने डेली लिवलीहुड को चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए डेली लाइफ के। क्या हुआ यहाँ पे, एक अलग सा ट्रेंड देखने को मिला। पहले इंडिया कॉटन वगैरह एक्सपोर्ट करा करता था, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में इंपोर्ट करा करता था इंडिया हमारा। अभी क्या हुआ, जैसे ही सारी चीज़ें हुई तो प्रेशियस मेटल्स है ना, स्पेशली मैं गोल्ड की बात करूँ, अब भारत से ना सोना बाहर जाने लगा। एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन कीन्स नाम है उनका, तो उन्होंने बोला है जो इंडिया से गोल्ड बाहर जा रहा था, जो इंडिया से गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा था दूसरे कंट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करा है हमारे पूरे वर्ल्ड की, स्पेशली ब्रिटेन की इकोनॉमी रिकवर करने में। क्यों? गोल्ड कोई अपने मर्जी से नहीं देता था, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो तो कॉलोनियल थी, उनको तो फ़र्क पड़ता था नहीं हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उनको बस चाहिए था अपना प्रॉफिट। सो उन्होंने हमें फोर्स करा, मीन्स इंडियंस को फोर्स करा कि आपके पास जो कुछ भी है अब आप इसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। टॉर्चर तो पहले करते थे ही, इस वजह से गोल्ड वगैरह जब बाहर जाने लगा तो उसी गोल्ड से ब्रिटेन वालों ने अपनी रिकवरी करी। बट आई एम सेइंग लाइक ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन ने अपनी रिकवरी करी। ओके, फिर आप देखोगे जिसका फ़ायदा इंडियन पीजेंट्स को कभी नहीं मिला, और इसी वजह से जो इंडिया में जो रूरल इकोनॉमी थी, मीन्स जो रूरल पॉपुलेशन थी इंडिया की, जहाँ पे पीजेंट्स एंड फार्मर बहुत ज़्यादा रहते थे, जब महात्मा गांधी 1931 में फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तब यही वाले जो रूरल इंडिया के पॉपुलेशन है वो इनका बहुत सपोर्ट करेगी। मैं सेकेंड टाइम जब लॉन्च हुआ था सीडीएम, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था मैं उसकी बात कर रही हूँ। और सीडीएम के बारे में, मीन्स सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के बारे में, इसके पहले वाले चैप्टर मीन्स नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में कवर करवाया है, आप जाकर उस वीडियो को देख के आओ। इस डिप्रेशन की वजह से अर्बन इंडिया जो था वो थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंडीशन बढ़िया है, बट हाँ ठीक ठाक थी। जो रूरल एरिया था वहाँ से बेटर कंडीशन थी, उतनी भी नहीं थी, नॉट दैट मच बेटर, बट फिर भी ठीक ठाक थी, क्योंकि जो प्राइसेस वगैरह गिर रहे थे उनके इनकम वगैरह फिक्स हो गए थे। ठीक है, जो लैंड ओनर थे वो जो मिडिल क्लास की सैलरी आती थी मिडिल क्लास लोगों को, उससे वो अपना गुजारा पानी चला रहे थे, बट फिर भी जो सारी चीज़ें थी वो सब कॉस्टलेस प्रूव हो रही थी। एज़ यहाँ पे हमने लिखा है, इतना सब करने के बाद भी सारी चीज़ें कॉस्टलेस प्रूव हो रही थी। और उसके बाद हमारे इंडियंस ने भी बोला गवर्नमेंट को कि जो हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं आप उस पर टैरिफ लगाओ। गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट हो रहा था हमारे कंट्री में चीज़ें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर कुछ भी, उस पर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ही थी, बट स्टिल कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने ही प्रॉफिट के लिए उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया था। ऐसा नहीं था कि वो लोग हमारा बहुत भला कर देते टैरिफ लगा के, बिकॉज जो भी गोल्ड वगैरह गए हैं, जो कुछ भी हुआ है, इसका हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है। स्पेशली जो पीजेंट्स फार्मर्स थे उनको ही ये लोग लूटते थे और उनसे ही कोई इन लोग को बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, मीन्स इनको नहीं मिला है ब्रिटेन से बेनिफिट, सारा पैसा लेके वो लोग खुद ही यूज़ करते थे और अपने इंग्लैंड वगैरह भेज दिया करते थे। रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी या पोस्ट वॉर एरा के बारे में अगर मैं बात करूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ।
अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म होते ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसके कुछ ही सालों में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कैसे वर्स्ट हिट हुए हमारे पीजेंट्स, हमारे जितने भी सेक्शन थे हमारी सोसाइटी के। बाकी जो लाइट पावर थे, एक्सिस पावर थे, कल बात करेंगे इस वाले वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्चुअली। और हम देखेंगे यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस हुए थे, मतलब जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके एक क्रुशियल इन्फ्लुएंस हुए थे। सोवियत यूनियन और ये यूएस एक टक्कर में आ गए थे, मीन्स दोनों पावर पे आ रहे थे। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक बनेगा और एक अब नेक्स्ट वाले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, आप सर को कांटेक्ट कर लो अगर सच में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो सीरियस हो करके, तो एक बार आप सर को कांटेक्ट कर लेना, भूलना नहीं। आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ठीक है। आप सर को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, और सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।